पुनर्जागरण काल की बात करें तो पुनर्जागरण काल में सबसे पहले ये जानते हैं कि पुनर्जागरण का मतलब होता क्या है, ठीक ना। तो जिस समय पूरी दुनिया में अंधविश्वास फैला हुआ था और खोजी प्रवृत्ति लोगों में नहीं थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था, उस टाइम पर जो है कि जब तमाम प्रकार की खोज यात्राएं शुरू हुई, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में समझा था, तो तमाम प्रकार की जब खोज यात्राएं शुरू हुई तो उन खोज यात्राओं में क्या हुआ कि कई बातें निकल करके सामने आई, नए नए महाद्वीप खोजे गए, नए नए नियम और सिद्धांत बनाए गए, ठीक ना। और मानचित्र और प्रक्षेपों का नए सिरे से क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है क्या कि एक ऐसा काल, एक ऐसी अवस्था जिसमें अलग अलग प्रकार से चीज़ें संचालित हो रही हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, ठीक ना। इसमें से अगर हम लोग पुनर्जागरण काल के भूगोलवेत्ताओं को देखें तो कई भूगोलवेत्ता हैं जिसमें अलग अलग देशों के, इसमें सबसे पहला नाम आता है पीटर एस्पियन का, जिसको हम लोग पढ़े भी हैं। पीटर एस्पियन का नाम आता है, पीटर एस्पियन को हम लोग पढ़ चुके हैं कि पीटर एस्पियन ने क्या किया था 1530 में। पीटर एस्पियन ने 1530 में पान के पत्ते के आकार का मानचित्र बनाया था, है ना। पान के पत्ते की जो आकृति थी उसी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट शेप्ड मानचित्र बोलते हैं। हर्ट शेप्ड मैप, है ना। पान के पत्ते की तरह जो है कि इनका क्या था, मैप था। किसका, पीटर एस्पियन का जो मैप था वो हार्ट शेप्ड मैप की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा दूसरे नंबर पे किसको, गिरार्डस मर्केटर को। गिरार्डस मर्केटर जो थे 1538 में सबसे पहले गिरार्डस मर्केटर ने दो काम किया था। पहला, उत्तरी गोलार्ध का अलग मानचित्र बनाया और दक्षिणी गोलार्ध का अलग मानचित्र बनाया था। किसने, गिरार्डस मर्केटर ने। क्लियर। गिरार्डस मर्केटर ने उत्तरी गोलार्ध का अलग और दक्षिणी गोलार्ध का अलग मानचित्र बनाया। इसके बाद 1569 में मर्केटर प्रक्षेप की रचना की। मर्केटर प्रक्षेप की रचना गिरार्डस मर्केटर ने 1569 में की। इनका जो प्रक्षेप था यह शुद्ध दूरी और दिशा प्रक्षेप था। पहला प्रक्षेप ऐसा था, पहला मानचित्र था जिसमें दिशा और दूरी का जो है शुद्ध ज्ञान उसमें बताया गया था। ध्यान दीजिएगा, पीटर एस्पियन ने जो हार्ट शेप्ड मानचित्र बनाया था, इनके मानचित्र में दिशा और दूरी का सही ज्ञान पता नहीं चलता था, उसमें त्रुटियां थी। लेकिन गिरार्डस मर्केटर के मर्केटर प्रक्षेप में जो है कि शुद्ध दिशा प्रक्षेप था। इसमें इसका मुख्य रूप से जो प्रयोग है वह नौ संचालन के लिए किया जाता था, ना। नौका संचालन के लिए जो है कि इनके मानचित्र का जो प्रयोग है प्रमुख रूप से किया जाता था। देखिए, सेबेस्टियन मुस्टर की जो पुस्तक है वो है कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल। इस बुक की खासियत क्या है, ध्यान दीजिए। सेबेस्टियन मुस्टर की जो बुक थी कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल, 120 लेखकों का प्रयोग किया गया था। मतलब 120 लेखकों के सहयोग से सेबेस्टियन मुस्टर ने अपनी पुस्तक की रचना की, कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल की, ठीक ना। मतलब यह एक प्रकार का विश्व भूगोल ही था, विश्व भूगोल था एक प्रकार का सेबेस्टियन मुस्टर का। और इसमें जो है कि 120 लेखकों का सहयोग लिया गया था। और यह पुस्तक जो है कि 6 खंड में थी। कितने खंडों में थी, 6 खंडों में ये पुस्तक थी। क्लियर है। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान देना है। और इस 6 खंडों में से जो प्रथम खंड था, इस प्रथम खंड में संपूर्ण समकालीन विश्व का वर्णन किया गया था। और बाकी के जो 5 खंड थे, बाकी के 5 खंडों में विश्व के अलग अलग प्रदेशों का प्रादेशिक वर्णन किया गया था। चौथे नंबर पर फिलिप क्लूवेरियस की जो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन
टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। क्लूवेरियस के मरने के बाद 622 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक भी कितने खंडों में थी? 6 खंडों में थी, जिसमें कि प्रथम खंड में संपूर्ण विश्व का अध्ययन था तथा बाकी 5 खंडों में विश्व के अलग अलग महाद्वीपों का वर्णन था। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। फिलिप क्लूवेरियस प्रथम जर्मन विद्वान भी ये माने जाते हैं, प्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता माने जाते हैं फिलिप क्लूवेरियस, है ना। एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी, 1622 में इनकी मृत्यु हो गई। 6 खंड में इनकी पुस्तक का जो है प्रकाशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगले जो भूगोलवेत्ता आते हैं वो होते हैं नथानियल कारपेंटर। नथानियल कारपेंटर यह एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे, और 1625 में अंग्रेजी भाषा में इनकी प्रथम पुस्तक आई थी। अंग्रेजी भाषा की प्रथम पुस्तक यूनिवर्सल जियोग्राफी, याद रखिएगा। 1625 में अंग्रेजी भाषा में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, यूनिवर्सल जियोग्राफी। तो ध्यान दीजिए, पीटर एस्पियन 1530 में हार्ट शेप्ड मैप के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके मैप में बहुत सारी कमियां थी, दिशा और दूरी का सही ज्ञान नहीं था। उसको दूर किया गिराडस मर्केटर ने, जो है 1569 में मर्केटर प्रक्षेप की रचना करके। इसके बाद सेबेस्टियन मुस्टर आते हैं। सेबेस्टियन मुस्टर की बुक है कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल। इसमें जो है कि समकालीन विश्व का वर्णन है, 6 खंड में है और 120 लेखकों के सहयोग से यह किताब लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। इसके बाद आते हैं फिलिप क्लूवेरियस, जर्मन ज्योग्राफर हैं। क्लूवेरियस की बुक है, 1622 में मर गए थे ये, मृत्यु हो गई इनकी। उसके बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई, एन इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी। उसके बाद जो 5वें नंबर पर पुनर्जागरण काल के जो भूगोलवेत्ता है वो आते हैं कौन? नथानियल कारपेंटर। यह ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। अंग्रेजी भाषा में इनकी जो रचना है यूनिवर्सल ज्योग्राफी प्रकाशित हुई थी 1625 में। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। क्लियर। इसके बाद एक अन्य भूगोलवेत्ता आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बर्नहार्ड वारेनियस, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको समझेंगे, बर्नहार्ड वारेनियस को। बर्नहार्ड वारेनियस को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। बर्नहार्ड वारेनियस जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई है। किस यूनिवर्सिटी से? हैम्बर्ग विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी। इन्होंने मैथ, फिलॉसफी और बायो, ठीक है, जीव विज्ञान, गणित और दर्शन शास्त्र में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़े और जो है कि निजी शिक्षक के रूप में, ठीक है, प्राइवेट ट्यूटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, ठीक ना। प्राइवेट ट्यूटर के रूप में इन्होंने जो है कि एक काम मिला इनको पढ़ाने का बच्चों को, तो प्राइवेट ट्यूटर के रूप में इन्होंने क्या किया था कि अपने करियर की शुरुआत की और वहाँ से फिर ये आगे बढ़े। देखिए, बर्नहार्ड वारेनियस जो थे, हैजियर नगर में इनका जन्म हुआ था। हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़े, जर्मनी में। ये बचपन से ही बड़े संघर्ष में इनका जीवन जो है कि बीता है, ठीक ना। लेकिन वहाँ से आगे बढ़ कर के इनका जो प्रमुख वर्णन है वो जापान के धर्मों पर आधारित है, ठीक है। जापान में जितने भी प्रकार के धर्म चलते थे उन सभी धर्मों पर इन्होंने क्या किया, अपना कार्य किया। इनकी जो पहली पुस्तक आई थी वो थी रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सियाम। याद रखिएगा, सियाम बोला जाता है थाईलैंड को, ठीक ना। तो रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान एंड सियाम इनकी रचना है बर्नहार्ड वारेनियस की, जिसमें सियाम और जापान में, सियाम थाईलैंड को बोला जाता था, है ना, वियतनाम थाईलैंड वाला पार्ट जो है। और इसमें जो है वहाँ के धर्मों के बारे में, वहाँ के रीति रिवाज के बारे में इस किताब में बताया गया है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया है। क्लियर। इसके अलावा
वारेनियस की जो प्रमुख पुस्तक है वो है कौन? ज्योग्राफिया जनरलिस। ज्योग्राफिया जनरलिस पहली पुस्तक है, दूसरी पुस्तक है, ठीक है। 1650 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। ज्योग्राफिया जनरलिस जो है सामान्य भूगोल कहा जाता है इसको, और विश्व भूगोल की दृष्टि से यह सबसे बेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जो कि पूरे विश्व का हमें वर्णन बताती है और उसका पूरे विश्व का अध्ययन कराती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ज्योग्राफिया जनरलिस में जो वारेनियस थे, वारेनियस ने जो है कि डिकोटोमी का प्रयोग किया है ना। तो भूगोल में द्विभागीकरण, डिकोटोमी लाने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? डिकोटोमी लाने वाले जो विद्वान थे, है ना, इसको बोलते हैं द्विभागीकरण। द्विभागीकरण करने वाले जो विद्वान थे वो थे बर्नहार्ड वारेनियस थे। वारेनियस का कहना था कि भूगोल को हम जो है कि या तो प्रादेशिक नहीं पढ़ेंगे और सामान्य भी नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है? दो तरीके से हम भूगोल को पढ़ेंगे। तो इनका कहना था कि एक जो है कि जनरल ज्योग्राफी होनी चाहिए और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है स्पेशल ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। तो भूगोल को दो भागों में बांटने वाले जो प्रथम विद्वान थे वो कौन थे? वारेनियस, ठीक ना। भूगोल का द्विभागीकरण कर दिया, डुअलिज्म और डिकोटोमी की शुरुआत की, है ना। यहीं से बहुत सारी चीज़ों में जो है कि विरोधाभास उत्पन्न होने लगा। विरोधाभास का मतलब क्या है कि एक ही बात को दो तरीके से कहना। जैसे मान लीजिए हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, तो अगर हम जनरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सामान्य भूगोल पढ़ रहे हैं, तो पूरे विश्व की जलवायु का मान लीजिए हम अध्ययन कर रहे हैं, तो एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं आ रही है। लेकिन वारेनियस का कहना था कि उसका जो है कि विशिष्ट अध्ययन भी होना चाहिए। अब क्षेत्र वाइज भी हम उसका अध्ययन करेंगे, है ना, यानी कि कोरोग्राफी को बताया, है ना। कोरोग्राफी को जो है कि पहचान दिलाने वाले जो विद्वान थे वो थे कौन? वारेनियस, है ना। कहते थे कि क्षेत्रों का वर्णन भी है भूगोल, है ना। तो सामान्य भूगोल भी होगा और क्षेत्र वर्णनी भूगोल यानी कि विशिष्ट भूगोल भी हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो जनरल ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी, इसको बाद में चल के अन्य जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने जनरल को सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी बोला, सिस्टेमेटिक ज्योग्राफी का नाम दिया, यानी कि क्रमबद्ध भूगोल, ठीक ना। और स्पेशल को रीजनल ज्योग्राफी का नाम दे दिया गया। स्पेशल को रीजनल यानी कि क्षेत्रीय भूगोल या प्रादेशिक भूगोल का नाम दे दिया गया। तो आप इन बातों को क्या करेंगे? याद रखेंगे। इन्होंने कहा था जनरल ज्योग्राफी एंड विशिष्ट यानी कि स्पेशल ज्योग्राफी, लेकिन अन्य जर्मन भूगोलवेत्ताओं द्वारा बाद में जनरल को सिस्टेमेटिक यानी कि क्रमबद्ध भूगोल और रीजनल यानी कि प्रादेशिक भूगोल बना दिया गया इसी चीज़ को। तो आप ध्यान में रखेंगे। बांटने वाले कौन थे? वारेनियस थे। क्लियर? वारेनियस ने भूगोल के अध्ययन के 3 तरीके बताए थे, ठीक है। पहला जो था वो था सापेक्ष, रिलेटिव। दूसरा जो था वो था निरपेक्ष, एब्सोल्यूट। और तीसरा जो था वो था तुलनात्मक, ठीक ना, तुलनात्मक भूगोल, ठीक है, कंपैरेटिव। तो सापेक्ष, निरपेक्ष और तुलनात्मक, इनका कहना था कि भूगोल का जो अध्ययन है, ठीक है, वो 3 तरीके से हम सापेक्ष अध्ययन था, जो रिलेटिव स्टडी था, उसमें ये बताया गया कि हम जो है कि ग्रहों के बारे में, है ना, नक्षत्रों के बारे में और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन जो है कि सापेक्ष होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। और कुछ जो है कि निरपेक्ष चीज़ें भी होती है, जैसे पृथ्वी पर रह करके हम महाद्वीप, महासागर, जलवायु, ठीक ना, आदि का जो हम अध्ययन करते हैं वह निरपेक्ष अध्ययन होता है, एब्सोल्यूट स्टडी होता है, ठीक ना। देखिए अंतर समझना जरूरी है।
सापेक्ष में और निरपेक्ष में। निरपेक्ष का मतलब कि आप जहाँ हैं, जिन चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है, और उन चीज़ों के बारे में आपके पास जितनी समझ है उतनी ही चीज़ें आप जान रहे हैं, तो वो होता है क्या, निरपेक्ष। लेकिन सापेक्ष का मतलब क्या है कि किसी के सामने आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए देखने में हम देख रहे हैं कि हम स्थिर हैं, हम लोग खड़े हैं या बैठे हुए हैं, ये तो है। तो ये क्या हम देख रहे हैं, हम किसी महाद्वीप पर हैं, महासागर देख रहे हैं, नदियों को देख रहे हैं, वायुमंडल हैं, ठंडी गर्मी, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो हम निरपेक्ष चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रह से देखेंगे पृथ्वी को, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे, तो पृथ्वी आपको घूमती हुई नजर आएगी, तो हमारे लिए तो स्थिर है, तो हमारे लिए क्या हुआ, ये निरपेक्ष कंडीशन हो गई। लेकिन किसी के सापेक्ष जब देखेंगे, दूसरे ग्रह के सापेक्ष, तो हम यह देखेंगे पृथ्वी हमारी स्थिर नहीं है, ये तो सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। तो सापेक्ष का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ हुआ। जैसे उसी तरीके से जैसे ट्रेन में आप बैठे हैं, तो ट्रेन में आप बैठे हैं तो आपको लगेगा कि स्टेशन भाग रहा है, ट्रेन रुकी हुई है। जब ट्रेन चलती है तो आप ट्रेन में हैं तो ऐसा लगता है कि स्टेशन और बाकी सारी चीज़ जा रही है, ट्रेन वहीं पे है। लेकिन स्टेशन पर खड़ा व्यक्ति ने देखता है कि नहीं, ट्रेन जा रही है। क्लियर। तो निरपेक्ष में क्या कहा, महाद्वीप, महासागर, वायुमंडल, जलवायु, मौसम, ये सारी चीज़ों का अध्ययन निरपेक्ष तरीके से करना है। और सापेक्ष में ग्रहों को, नक्षत्रों को, ब्रह्मांड का अध्ययन हमें करना है। सूर्य से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं किसमें, रिलेटिव स्टडी में, ये वारेनियस का कहना था। तीसरा प्रकार इन्हें बताया तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए, मतलब एक स्थान की, दूसरे स्थान से क्या करना था, तुलना करना था। एक स्थान की दूसरे स्थान से तुलना करके और हम अध्ययन करेंगे कि किसी एक स्थान के मुकाबले जो दूसरा स्थान है उसमें क्या विभिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं, इन सारी बातों का अध्ययन करना है। क्लियर। अब इसमें जो है कि नौ संचालन को भी रखा गया। उस समय भाई क्या था, समुद्र में खोजी यात्राएं चल रही थी, है ना, लोग समुद्री यात्राओं को प्रमुखता देने लगे थे, तो नौ संचालन के लिए जो है तुलनात्मक स्टडी ही बेस्ट समझी जाती थी। वारेनियस पहले भूगोलवेत्ता थे, ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने यह माना था कि पृथ्वी पर जो सर्वाधिक ताप होता है वह विषुवत रेखा पर न होकर के अयन रेखाओं के सहारे उष्ण मरुस्थलों में होते हैं, है ना। तो वारेनियस प्रथम विद्वान थे जिन्होंने बताया कि जो पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान हम देखते हैं वह विषुवत रेखा पर न होकर के कहाँ होगा, मरुस्थलों में होगा। और ये बात क्या है, सही भी है। क्लियर। तो इनको ये सारी बातें थी। हेलियोसेंट्रिक को मानते थे, ठीक है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत को ये मानते थे, है ना। दूसरी बात देखिए, सबसे चीज प्रथम जो मुख्य चीज़ है, प्रमुख चीज़ है, आप उसको याद रखेंगे, क्या, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। अब सामान्य का जैसे मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य भूगोल को ही, जनरल जियोग्राफी को ही हमबोल्ट ने क्या बोला था, फिजिकल जियोग्राफी का नाम दिया था, यानी कि भौतिक भूगोल का नाम दिया था। तो शुरुआत तो वारेनियस ने की थी सामान्य भूगोल, तो सामान्य भूगोल को हमबोल्ट ने भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी का नाम दिया था, ठीक ना। तो जब वारेनियस ने डिकोटोमी लाया, द्विभागीकरण किया, तो बहुत सारा द्विभागीकरण हो, जैसे ऐतिहासिक बनाम समकालीन भूगोल हो गया, क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल हो गया, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है कि आ गई थी। ध्यान दीजिएगा, भौतिक मतलब जनरल, सामान्य का मतलब क्या होता है, सामान्य का मतलब होता है संपूर्ण विश्व को हम एक इकाई मान करके अध्ययन करते हैं, ठीक। जबकि विशिष्ट में क्या था, विशिष्ट में व्यक्तिगत किसी देश या किसी प्रदेश को इकाई मान के और बारी बारी से फिर उसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, डिकोटोमी लाने वाले, द्विभागीकरण लाने वाले वारेनियस थे। इनकी प्रमुख जो कृति है वो है जियोग्राफिया जनरलिस। क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, ध्यान देना है। जापान के धर्म को विधिवत रूप से इन्होंने स्टडी किया था, अध्ययन किया था, है ना। और मात्र 28 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। देखिए, जब ये वो भी सुन लीजिए, जब ये जनरल जियोग्राफी और रीजनल यानी कि स्पेशल जियोग्राफी, जब इन पर जो है कि सिनोप्सिस बना रहे थे कि कैसे कैसे किस बात पर किन सारी चीज़ों का अध्ययन करना है, तो अपनी सिनोप्सिस जो है इन्होंने जो है जनरल जियोग्राफी पर तो पूरी कर ली थी,
है ना। लेकिन जब यह स्पेशल ज्योग्राफी यानी कि विशिष्ट भूगोल पर काम कर रहे थे उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तो जो दूसरा खंड था विशिष्ट भूगोल का ये पूरा नहीं कर सके और मात्र 28 वर्ष की अल्प आयु में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। तो पुनर्जागरण काल के जो भूगोलवेत्ता थे वो आपके सामने ये रहे, है ना। इसमें से कुछ जर्मन भूगोलवेत्ता थे, कुछ ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे और ऐसे बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ा हुआ है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे अब यहाँ से हम पढ़ेंगे जर्मन भूगोलवेत्ताओं को, है ना। हालांकि इसमें अभी पुनर्जागरण काल में इमैनुअल कांट भी आते हैं, है ना। तो इमैनुअल कांट को भी हमें पढ़ना है, लेकिन अब आगे की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, जर्मन ज्योग्राफर्स में पढ़ेंगे। ठीक, और वहाँ जब वो जर्मन ज्योग्राफर्स की क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें क्लूवेरियस से लेकर के पूरा मतलब जितने लोग जर्मनी के थे पूरा स्टार्टिंग से लेकर के हम लोग पूरा उसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे उसका। क्लियर है। तो क्लूवेरियस, वारेनियस, ठीक है, कांट, ये सारे लोग फिर से हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो चैनल को बिना सब्सक्राइब के नहीं जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको दिया जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए। कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, आपके सारे प्रश्नों का जो है उत्तर दिया जाएगा और इसके साथ ही साथ आपको क्विज भी वहाँ करने को मिलेगी। तो तैयार रहिए अगले क्लास के लिए। बाकी सारी चीज़ें हम लोग आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे विस्तृत अध्ययन करेंगे।